नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना वायरस से यात्रियों को बचाने के लिए एकेटीयू ने शुद्धि सुरंग का निर्माण किया है। इस सुरंग में आपका सामान रखा जाएगा और शुद्धि सुरंग से होता हुआ आपका सामान सैनिटाइज होकर बाहर निकलेगा, जिससे यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सकेगी। आप भी देखिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा की खास रिपोर्ट की किस तरह शुद्धि सुरंग काम करती है। जब भी आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर जाते हैं जहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम होते हैं, अभी तक वहां पर इस तरह की आप मशीन देखते थे जिस पे आप अपना बैग रखते थे, यानी शॉपिंग मॉल्स वगैरह में भी जब आप जाते थे तो अपना बैग इस पर रखते थे और ये मशीन एक इसी तरह की होती थी जो कि एक्सरे जिसमें लगा होता था, वो चेक करते हुए आपका सामान बाहर निकालती थी। लेकिन अब चूँकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का संक्रमण फैलता हुआ नज़र आ रहा है, उसके लिए ये एक मशीन तैयार की गई है जिसे पूरा सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था इसमें की गई है। और जब भी कोई भी व्यक्ति अपना कोई सूटकेस या सामान या पर्स अपना इसमें रखेगा तो ये सैनिटाइज करते हुए वो आगे बढ़ाएगी, जिससे कि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। डॉक्टर अनुज से हम बात करेंगे, सर ये मशीन किस तरह से काम करती है और कैसे सैनिटाइजेशन वगैरह इसमें होगा और किस तरह से आपने इसको ईजाद किया। जितने भी रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप्स हैं जहाँ पे हमको ज़्यादा यात्री आ रहे हैं, उनका लगेज है, उनको अगर हमको सैनिटाइज़ करना है तो उसके लिए क्या है कि इसमें व्यवस्था की हुई है, ऑटोमेशन पे ये आधारित है। इसमें दोनों टेक्निक्स हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट भी हम लोगों ने इसमें यूज़ की है और इसके अलावा हम लोगों ने इसमें फॉगिंग स्प्रे की भी व्यवस्था की हुई है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है। अगर हम इसको सामान को यहाँ पर रखते हैं तो रखने के बाद ये जो सेंसर्स हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे ही इसकी क्लोज विसिनिटी में आएगा वो ऑटोमेटिकली इसको ऑन कर देगा। तो जैसे मैं इसको सामान को अगर यहाँ पे रखता हूँ और ये अगर इसमें जाता है तो अंदर देखने के आप इसमें स्प्रे स्टार्ट हो गया, अंदर स्प्रे भी हो रहा है। और इधर जो हम लोगों ने अल्ट्रावायलेट टाइप सी का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो जैसे ही ये स्कैनर इसके सेंसर के सामने से निकलता है कोई सामान, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो इसको हम क्या है कि इससे हम लोग ऑटोमेटिक जो सैनिटाइज़र है उसका बचत भी कर सकते हैं, हमेशा यूज़ नहीं होगी, जैसी कोई बॉडी जाएगी तब यूज़ होगी और जब वो सैनिटाइज हो जाएगी वो बंद हो जाएगी। इस मशीन में एक यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, जब भी कोई भी सामान यहाँ से क्रॉस होगा वो सेंसर के सामने से गुजरेगा और जैसे ही ये देखिए, ये जिस तरह से ही ये सेंसर के सामने से आप यहाँ हाथ लगाएंगे या कुछ भी सेंसर अपने आप महसूस करेगा तो ऊपर से ही ये मशीन ऑन हो जाएगी और तुरंत वो सैनिटाइजेशन ऑन हो जाएगा और जो भी सामान होगा वो पूरी तरह से कीटाणु मुक्त हो जाएगा और उसके बाद ही वो आगे जाएगा, जिससे कोरोना का जो संक्रमण है वो रोका जा सके। तो एक और नायाब अगर कहा जाए आविष्कार एकेटीयू में हुआ है तो गलत नहीं होगा और आने वाले समय में आपको रेलवे स्टेशन या शॉपिंग मॉल या जो हवाई अड्डे हैं हमारे, वहाँ पर इस तरह की मशीनें बहुत कारगर साबित होने वाली हैं। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लॉकडाउन के दौरान जिस विभाग ने सबसे ज्यादा आम जनता की सेवा की और प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया, वो विभाग था परिवहन विभाग। परिवहन विभाग ने न केवल प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया बल्कि राजस्थान के छात्रों को भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनके घरों तक पहुंचाया। कोरोना काल में परिवहन विभाग किस तरह से चुनौतियों से उबरने में कामयाब रहा, परिवहन विभाग के एमडी राजशेखर ने न्यूज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा से इस विषय पर खास बातचीत की। यूँ तो लॉकडाउन में तमाम विभागों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बहुत ही बेहतरीन कार्य किए, लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे बेहतरीन कार्य जो कि ज़मीन पे दिखाई भी दिया और वो काम भी ज़मीन पर हुआ, यानी कि बसों के द्वारा जो प्रवासी मजदूर थे, दूसरे राज्यों के छात्र थे, उनको अगर उनके गंतव्य तक किसी ने लाया तो वो है परिवहन विभाग। हमारे साथ परिवहन विभाग के एमडी, जिनको हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश में सभी जानते हैं, राजशेखर जी हैं। हम राजशेखर जी से कुछ बात करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर कि सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ परिवहन विभाग ने अपनी एक पहचान बदली, कितनी चुनौतियाँ थी सर? देखिए, परिवहन निगम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कह लीजिए कि गरीब आदमी से या जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं या गांव से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए एक सीधा एक सेवा उपलब्ध कराता है। और ऑन एवरेज हमारे पास 12,000 बसेस है और प्रत्येक दिन हम लोग 15 लाख लोगों को सेवाएं देते हैं।
तो उस एंगल से सेवा इससे तो पहले जब से स्थापना हुई तब से चली रही है। बट लॉकडाउन के टाइम में जो एक परफॉर्मेंस चैलेंजिंग परफॉर्मेंस थी कि इतने विषम परिस्थिति में भी कठिनाई होते हुए भी जो जिम्मेदारी परिवहन निगम को सरकार ने दी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक विश्वास जताया था, उस पे हम लोगों ने कोशिश किया कि बेहतर से बेहतर परिणाम दें। ये बहुत चैलेंजिंग था कि जब लॉकडाउन हुआ और जब हम लोगों को बताया कि हज़ारों बसेस का अरेंज करनी है, जबकि बॉर्डर पे बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको लेके आने का, तो तब लॉकडाउन थी, बहुत सारी दिक्कत थी, ड्राइवर कंडक्टर को आने में भी कठिनाइयाँ हो रही थी इस पे। बट सभी लोगों ने जो है इस अपील पे, माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवहन निगम की अपील पे सब लोग निकले, सब आए और अपनी जिम्मेदारी के साथ पिछले लगभग 60 दिन से लगातार सेवाएं दी। एक नहीं दसों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे कि चैलेंजिंग टास्क को बहुत ही बेहतर तरीके से परिवहन निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने, विशेष करके जो ड्राइवर कंडक्टर हैं, बहुत ही उन्होंने बेहतर तरीके से किया हुआ है। चाहे वो कोटा से लाना हो या मध्य प्रदेश, हरियाणा और जो हमारे राजस्थान है वहाँ से माइग्रेंट लेबर्स को लेके आना हो, या जो ट्रेन आए, हज़ारों ट्रेन आए, उनके लोगों को बस स्टेशन ट्रेन से जो है फिर अपने अपने गंतव्य तक ले जाना हो, बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क उसमें किया हुआ है चीज़ों में। सर, राजस्थान से जो बच्चों को लाया गया उसको लेकर क्या कहना है कि किस तरह से उन्हें लाया गया, और यहाँ से पता चला कि जो बसें गई थी उससे ज़्यादा छात्र वहाँ पर थे, तो वहाँ की बसों का भी इंतजाम करना एक कठिन टास्क था, तो किस तरह से इसे पूरा किया गया? देखिए, एक बहुत ही वेल प्लान्ड और सिस्टमेटिक तरीके से जो है इसको किया गया था। और इसमें जो है जो वहाँ के कोटा में जो बच्चे थे उनको पहले वहाँ के जिला प्रशासन ने चिन्हित किया था और उनकी सबका बाकायदा नाम के साथ सूची बनी हुई थी कि वो उत्तर प्रदेश में किस ज़िले के रहने वाले हैं। और फिर उसके बाद असेस किया गया तो कि लगभग 8 से 10 हज़ार जो है बच्चों का संख्या एक आ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है बसेस वहाँ पे झांसी से और हमारे जो मथुरा है वहाँ से बसेस गए थे, ताकि उनको दोनों जगह से लेके आके फिर आने के बाद उत्तर प्रदेश के डिफरेंट जनपदों में हम लोग यहाँ से भेजते थे। और ये भी है कि जब वहाँ पे ये ऑपरेशन चला तो अगले दिन बहुत सारे लोगों को पता चला कि बसेस अवेलेबल है, उनको ले जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो और भी जो होता कि लिस्ट में ना हो लेकिन उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स थे, वो लोग भी टर्न अप हुए वहाँ पे, तो उसके लिए भी हमने फिर जो है वो अनुरोध किया उस राजस्थान रोडवेज से, तो उन्होंने अपना बसेस जो है लगाई थी। वो उन बसेस से और हमारे बसेस से हम उनको कुशलतापूर्वक जो है अपने जनपद तक उन्होंने पहुँचाया था। सर, जो परिवहन विभाग है ये बहुत कमाऊ विभाग इस तरह का नहीं माना जाता है, तो लेकिन इस कोरोना काल में जिस तरह से आप लोगों ने वर्क किया और तमाम लाखों लाख लोगों को उनके घर तक पहुंचाया, तो इसमें अगर देखा जाए तो राजस्व की कितनी लगभग हानि आप देखते हैं? देखिए, इस विषम परिस्थिति में हानि और फ़ायदे का हम लोग उतना ज़्यादा सीरियसली हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि एक आपातकालीन सेवा देना और सरकार के निर्देशों के क्रम में एक बेहतर परफॉर्मेंस करना हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट लॉस तो होते रहते हैं, बट ये है कि जो ऑपरेशंस हम लोगों ने इमरजेंसी ऑपरेशंस किए हैं जो माइग्रेंट लेबर्स को लेके, तो ये अच्छी बात है। मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनका पूरा सपोर्ट रहा है कॉर्पोरेशन को, और जो हम लोगों ने खर्चा किया है उसका प्रतिपूर्ति भी जो है शासन द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, उससे कि हम लोग अपने जो रूटीन जो खर्चे हैं उसको हम लोग मीट आउट करते हैं चीज़ों पे। अब चैलेंजिंग है कि जब ऑपरेशंस खुल गया है, अब क्योंकि रिस्पॉन्स भी कुछ दिन पब्लिक का कम रहेगा, और हो सकता है कि आने वाले इसमें जो है इंडस्ट्री शुरू होने पे और जो पब्लिक सेक्टर शुरू होने पे निर्भर करता है कि हमारा कितना जो है ऑपरेशंस बेहतर बनेंगे। तो उसको देखते हुए चैलेंज है, लेकिन हम लोग भी और भी जो है प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से हम पब्लिक को कन्विंस करें, किस तरह से उनको बेहतर जो है सुविधा दे उस चीज़ों पे। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बेहतर और जो है हम लोग रिजल्ट देंगे। सर, इस समय आज से कितनी बसें चलेंगी और किस किस टाइम चलेंगी? क्या एसी बसेस भी स्टार्ट हो रही हैं? देखिए, लगभग आज प्रथम दिन है, तो हम लोगों ने लगभग 7,500 बसेस का जो हम लोगों ने प्लान किया है, और इसमें एसी बसेस भी है, इसमें ओलो बसेस भी है, साधारण बसेस भी इसमें है। और बस संचालन से ज़्यादा हम लोगों ने स्ट्रेस दिया है कि कोविड के रोकथाम के लिए जो आवश्यक कदम हमें उठाना चाहिए। हर बस स्टेशन पे देखेंगे तो थर्मल गन से जो है सबकी स्कैनिंग हो रही है, और हैंड सैनिटाइज़र 3 जगह पे बस स्टेशनों पे अवेलेबल है, एंट्री पॉइंट पे भी है, प्रीमाइजेस में है। हर बस में हैंड सैनिटाइज़र अवेलेबल है कि वहाँ पे पैसेंजर उसका निःशुल्क रूप से जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी ड्राइवर कंडक्टर जो है मास्क पहने हुए रहते हैं, हैंड सैनिटाइज़र उनके पास अपना रहता है। हर बस जो आएगा वो सैनिटाइज होके ही
डिपो से बस स्टेशन पे आता है, और जब एक बार यात्रा ख़त्म करता है तो फिर से सैनिटाइज हो जाता है। तो कंटिन्यूसली जो है ये सब प्रिकॉशन मेजर ले रहे हैं, ताकि एक आम आदमी में एक सुरक्षा का ये रहे कि हम परिवहन के निगम की बसेस में अगर जाएंगे तो हम सुरक्षित तरीके से और कोविड का एक बेहतर व्यवस्था के साथ जो है जाएंगे। सर, कुछ बसों में मैंने देखा था कि सैनिटाइजेशन मशीन वगैरह भी लग रही है जो कि यात्री को घुसते हुए ले जाएगी। क्या ये और बसों में भी इस तरह का उपयोग किया जाएगा? क्योंकि अभी देखिए कोविड का जितने भी परिस्थितियाँ हैं ये सब हर व्यक्ति के लिए नया है, तो हम लोगों के लिए भी ये नई चीज़ है। तो इस तरह का एक बसेस में ऑटोमेटिक सेंसर बेस स्प्रे लगाना भी जो है, जो भी बनाते हैं कंपनीज, उनके लिए भी नया है। तो वो ट्रायल बेसिस पे हम लोग कुछ दिन से चला रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको जो है हर बस में मिले ऑटोमेटिक। जैसे आप स्टेप अंदर बस एंटर करते रहेंगे, उस स्टेप पे अगर आप ये कर देंगे तो आपके हाथ पे ऑटोमेटिक स्प्रे हो जाएगा, फिर आप अंदर बस के अंदर जा सकते हैं। तो ये हम लोग जो है कुछ दिन में हो सकता है कि सभी बसेस में आपको देखने को मिले। सर, क्योंकि आपके ड्राइवर और कंडक्टर सबसे खतरा उनको रहता है, क्योंकि तमाम यात्री चढ़ते हैं, उसमें से कुछ हो सकता है कि कोरोना संक्रमित भी हो सकते हैं। तो उनके लेकर उनको भविष्य के लिए क्या कुछ योजनाएं आप लोग तैयार कर रहे हैं? देखिए, नियमित रूप से हेल्थ चेकिंग हमारे सब ड्राइवर कंडक्टर का होता रहता है, और उसके साथ साथ हम इस बीच में जो कोविड के लक्षण हैं इसके भी हम स्क्रीनिंग करते रहते हैं, क्योंकि एवरीडे जब ड्राइवर कंडक्टर ड्यूटी पे आते हैं तो उनका भी थर्मल गन से चेकिंग होती है। और ये सब लोगों ने जो है, जो आरोग्य सेतु ऐप है सब लोगों ने डाउनलोड किया है, उसका उपयोग वो कर रहे हैं इस पर। और प्रथम दृश्यता और ड्यूटी के टाइम में अगर उनको कोई भी उस तरह का लक्षण दिखते हैं तो फिर उनको ड्यूटी से ऑफ करके उनकी चेकिंग की जाती है और उनकी परीक्षण किया जाता है, फिर आगे तदनुसार जो है वो कार्रवाई की जाती है उन चीज़ों पे। तो उस तरह से व्यवस्था जो है, प्लस सबको रेगुलर टाइम पे मास्क और ये हैंड सैनिटाइज़र जो है दिया जाता है कंटिन्यूसली। तो ये सब प्रिकॉशन मेजर ली जा रही है। ग्लव्स भी उनको दिया जा रहा है ताकि कहीं पे भी जो है कांटेक्ट में सीधे अगर आए तो एक बेहतर प्रिवेंशन के साधन हो। सर, आने वाले समय में जिस तरह से बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग बैठेंगे, पहले बसों में लोग खड़े होकर भी यात्रा करते थे, क्योंकि जो गांव देहात या इस तरह के मजदूर टाइप के लोग हैं वो किसी तरह भी यात्रा कर लेते थे। तो क्या अब इन्हें इस तरह यात्रा नहीं करने दिया जाएगा? देखिए, सिर्फ जितने सीट्स है किस बस में जो सीटिंग कैपेसिटी होता है उसके अनुसार ही लोगों को बिठाया जाएगा, उससे ज़्यादा लोगों को कदापि नहीं बिठाई जाएगी। और उसके साथ साथ स्टैंडिंग तो बिल्कुल मनाही है कि कोई भी स्टैंडिंग जो है अलाउ नहीं किया जाएगा, ताकि हम लोग जो है जो बेहतर चीज़ें चाहे सैनिटाइज बस यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, इसका एक इफेक्टिव रिजल्ट जो है देखने को मिले। तो ये थे यूपीएसआरटीसी के एमडी राजशेखर जी। और आपको बताएं कि जब भी टीम 11 की बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती थी तो उसमें परिवहन विभाग का जिक्र हर बैठक में होता था, और सबसे ज़्यादा सफल भी अगर कहा जाए इस कोरोना काल में लोगों को घरों तक पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है, कोरोना वॉरियर्स का काम किया है, तो वो हमारे ड्राइवर, कंडक्टर्स और जो भी परिवहन विभाग के जितने कर्मचारी थे वो लोग थे। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज से पार्टी की प्रदेश में सभी 98 संगठनात्मक जिलों में वर्चुअल सभाएं, आज 34, 2 जून को 35 तथा 3 जून को 29 संगठनात्मक जिलों में वर्चुअल सभाएं होंगी। बीजेपी कार्यकर्ता डिजिटल और व्यक्तिगत संपर्क अभियान चलाकर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। यूपी में 6 वर्चुअल रैलियों का आयोजन होगा। बीजेपी के सभी मोर्चे संवाद और संवर्ग संपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का संगठन माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी के निर्देशन पर दिनांक 1, 2, 3 जून को प्रदेश के सभी संगठनात्मक 95 शहरों में वर्चुअल सभा का आयोजन कर रही है। इस सभा के माध्यम से माननीय मोदी जी की सरकार के 1 वर्ष और माननीय योगी जी की उत्तर प्रदेश सरकार के 3 वर्ष की उपलब्धियों का विवरण दिया जाएगा। इसका आरंभ माननीय अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी लखनऊ महानगर, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी अयोध्या महानगर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी अयोध्या जिला, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी आगरा महानगर। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अन्य केंद्रीय एवं प्रदेश के वरिष्ठ नेता विभिन्न जनपदों में इस वर्चुअल सभा को संबोधित करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसके पश्चात पूरे प्रदेश में 6 वर्चुअल रैलियों का भी आयोजन करेगा। साथ ही साथ दिनांक 11 जून से 15 जून तक भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर के कार्यकर्ता प्रत्येक घर जा जाकर जनसंपर्क अभियान कराएंगे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा। मात्र 2-2 कार्यकर्ता सभी घरों में जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जनता के नाम अपील का पत्र भी हर जगह पहुंचाएंगे। साथ ही साथ सैनिटाइजर और मास्क का भी वितरण करेंगे। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी आज से वर्चुअल रैली का कार्यक्रम बनाया है। वर्चुअल रैली के जरिए सभी क्षेत्रों में जो इनके 6 क्षेत्र है वहाँ पे संपर्क अभियान चला गया, जिसमें जहाँ प्रदेश अध्यक्ष महानगर को करेंगे वर्चुअल रैली के जरिए, तो सुनील बंसल अयोध्या को कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जो सरकार की उपलब्धियां हैं केंद्र की, मोदी सरकार की, उसको बताएंगे। सभी जो संवर्ग हैं वो संपर्क करेंगे। सभी घरों में जा के मास्क और सैनिटाइजर देने का काम भी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है। साथ ही जो 1 वर्ष की उपलब्धि है उसको बताने के लिए राष्ट्रीय पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उन मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको अलग अलग जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में सौंपी गई है, जिसमें जो भाजपा के राज्य सांसद हैं अरुण सिंह, उनको सौंपा गया। और मिर्ज़ापुर बनारस में करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी को भी दी गई है जिम्मेदारी। ऐसे ही तब प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री अपने अपने जो प्रभार वाले ज़िले हैं उसमें वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और 1 साल जो मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का 1 साल है, उसके बारे में जो उपलब्धियाँ हुई हैं, जो तमाम घोषणाएँ, निर्णय हुए हैं, उनके बारे में लोगों को बताने का काम करेगी। तो आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी बीजेपी मोदी पार्ट 2 के 1 साल पूरे होने पर वर्चुअल रैली के जरिए संवाद कार्यक्रम को आज से शुरू कर चुकी है और इसको लोगों तक, अंतिम यानी बूथ तक पहुंचाने का जिम्मा प्रदेश संगठन को सौंपा गया। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, वीज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज से आम जनता के लिए बसों का संचालन शुरू हो गया है। इसके लिए तमाम गाइडलाइंस भी यात्रियों और बस ड्राइवरों के लिए बनाई गई हैं। राजधानी लखनऊ के केसरबाग बस अड्डे पर पहले दिन का नजारा कैसा रहा, इस बात का जायजा लिया हमारे न्यूज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा ने। 1 जून से उत्तर प्रदेश परिवहन की सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। आज से 7600 बसें स्टार्ट हुई हैं और तमाम मानकों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बसों का संचालन किया जा रहा है। जैसे भी कोई व्यक्ति अंदर की ओर एंट्री करेगा तो उसकी जांच होगी बाकायदा और उसके बाद उसकी एंट्री होगी। तो यानी कहा जाए बिना जांच के कोई भी एंट्री नहीं होगी। गेट पर ये मशीनें लगी हुई हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अगर वो बुखार से पीड़ित है तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यूपीएसआरटीसी ने अपना जो कार्य है, जो उनकी बसें हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है। यहाँ साधारण टिकट, वॉल्वो का टिकट, महिलाएं, दिव्यांग, ये सारे काउंटर्स आज से खुल गए हैं और साफ तौर पर यहाँ पर यह संदेश दिया गया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। हम आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है। सामने ये हेल्प डेस्क लगी हुई है। तमाम यात्री इस राजधानी लखनऊ के जो बस अड्डा है यहाँ पर है। हेल्प डेस्क पे हम पूछेंगे, सर यहाँ पर हेल्प डेस्क है, ये हेल्प डेस्क क्या कार्य कर रही है? यहाँ मतलब टेम्परेचर नापा जाता है और सैनिटाइज किया जाता है। अच्छा, और जिनका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है उनके लिए एम्बुलेंस बुला के अस्पताल भेज दिया जाता है। तो जो भी जिनका भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी वो बुखार से ग्रसित या कोई भी उनको लक्षण लगते हैं, तो उनको एंट्री नहीं दी जाती, ये कहना है इनका। और ये देखिए सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम हैं और ये बसें आज से स्टार्ट हो गई हैं। तमाम यात्री हैं जो आज अपने अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं और एक एक करके सभी यात्रियों को सैनिटाइज किया जा रहा है और जितनी सीटें हैं उतनी ही सीटों पर यात्री को बैठाला जा रहा है। लखनऊ बस अड्डे पर, जो राजधानी लखनऊ का ये बड़ा बस अड्डा है कैसरबाग, यहाँ पर देखिए तमाम बसें खड़ी हो गई हैं और जो यात्री हैं, यात्रा करने वाले, वो भी धीरे धीरे बसों में आ रहे हैं और ये उनसे कहा गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें। एक सीट पर एक व्यक्ति बैठेगा, यानी जितनी सीटें हैं उतने ही लोगों को बैठने दिया जाएगा। रास्ते में कोई भी कहा जाए कि कोई भी यात्री, उसको यात्रा नहीं करने दी जाएगी और स्टैंडिंग
जो सवारी होती है उनको बिल्कुल नहीं बैठाला जाएगा। हालांकि जो तमाम हमारे जो बस चलाने वाले लोग हैं, हम उनसे भी कुछ बात भी करेंगे। क्यों यहाँ पर किस तरह से लोगों को बैठाला जा रहा है, क्या मतलब जितनी सीटें हैं उतने लोगों को बैठाला जाएगा या और भी अधिक? सर जानकारी इस बारे में हमको नहीं भी मिली है। मतलब ये कहा गया है कि जितनी सीटें हैं उतने लोगों को बैठाला जाएगा। ये भी नहीं कहा गया सर। हाँ, क्या कहा गया? संचालन सही से हो ही नहीं पा रहा सर। अच्छा, क्या कहा गया? कितने लोग बैठाएंगे? अभी कुछ सैनिटाइज गाड़ी करा रहे हैं, ठीक है, हर पैसेंजर को सैनिटाइज करा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है बैठा लें गाड़ी के अंदर, बस यही अभी हो रहा है। 2 से ये नहीं कहा गया कितने सवारी बैठानी है? जी नहीं, अभी नहीं। यानी जितनी सवारी आएंगी आप बैठाते जाएंगे? अब मजबूरी है हम लोग को, जैसे बताया जाएगा उसी हिसाब से संचालन किया जाएगा। तो ये होता कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। जैसा कि अभी जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने बताया था कि जितनी सीटें होंगी उतने लोग बैठेंगे, लेकिन यहाँ पर जो परिवहन विभाग के ड्राइवर हैं या कंडक्टर हैं उन तक शायद अभी ये आदेश नहीं पहुँचा है, या हो सकता है पहुँचने वाला हो, और उसके बाद जितनी सीटें हैं उसी हिसाब से सवारी बैठेगी। और साथ में जो सवारियां मास्क नहीं लगाएंगी उनको भी बैठने की इजाज़त नहीं होगी। आज से जो बसें स्टार्ट हुई है उसको लेकर हम गौरव जी से बात करेंगे। सर, क्या निर्देश इन ड्राइवर्स या इन लोगों को दिए गए हैं और किस तरह से संचालन किया जाएगा? क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं? और जो सीटों को लेकर बात कही जा रही है कि स्टैंडिंग तौर से सवारियां ज़्यादा नहीं रखी जाएंगी, तो उनको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? इनिशियली फेज़ में हम लोगों ने जो संचालन शुरू किया है, तो हम लोगों ने देखा है कि एक तो जो भी पैसेंजर्स हम लोग के स्टेशन पे आएगा उसकी थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही वो आए। सेकेंडली हम लोगों ने देखा है कि मास्क इंश्योर किए हैं कि मास्क हर पैसेंजर्स, ड्राइवर, कंडक्टर्स को पहनना है, तभी वो ऑपरेशंस में आएगा। थर्डली जो है आ रहा है, जो सैनिटाइज़ किया जा रहा है हर पैसेंजर्स को, जब गाड़ी में डिबोर्ड कर रहा है उस टाइम पे भी और बोर्डिंग के टाइम पे भी हम लोग उनको जो इंश्योर कर रहे हैं कि वो एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बाद ही गाड़ी में चढ़ेंगे, एवं उसको सैनिटाइज़ कराया जा रहा है। हर कंडक्टर द्वारा सैनिटाइज को दिया जा रहा है 500 ml की बॉटल्स, जो उसको यहाँ भी सैनिटाइज कराएगा और 2 घंटे बाद हर बार रास्ते में कराएगा। और रास्ते में जो पैसेंजर्स मिलते हैं उनको भी उसी टाइम पर सैनिटाइज करना कंपलसरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम लोग सेफ्टी के लिए अनाउंस किया गया है कि कोई भी किसी भी गाड़ी में जो नॉर्म्स हैं स्टैंडिंग नहीं करेगा। जितनी सीटें हैं, जो सीटिंग कैपेसिटी है 40 सीटर बस के लिए, एसी बस में 40 लोग ही मैक्सिमम बैठेंगे, जो ऑर्डिनरी बसेज में 52 कैपेसिटी 52 बैठेंगे। स्टैंडिंग लोग किसी भी हालत में, चाहे वहाँ इन ट्रांजिट ले रहे हो चाहे ओरिजिन से ले रहे हो, किसी भी हालत में बीच में नहीं उठा लेंगे। तो जितनी सीटें हैं उतनी ही सवारी बैठेगी और स्टैंडिंग सवारियों को फिलहाल यात्रा करने का मौका नहीं मिलेगा। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अनलॉक लॉकडाउन 5 की शुरुआत आज से हो गई है। कई सेक्टरों में राज्य सरकार ने छूट दी है, जिसमें राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन होना शामिल है। सभी यात्रियों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी, वो खुद को सैनिटाइज करेंगे, फिर वो बस में बैठेंगे। बसों को भी सैनिटाइज करने का आदेश दिया गया है। अनलॉक 5 की शुरुआत आज से हो गई है और उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत आज से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी बसों की शुरुआत आज सुबह 8 बजे से कर दी है। आप देख सकते हैं कि आलमबाग का ये बस टर्मिनल है, ये अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल है। यहाँ से राज्य के अंदर और राज्य के बाहर की बसें जाती हैं। हालांकि अभी अंतर जनपदी यानी एक जिले से दूसरे जिले में ही जाने की अनुमति दी गई है और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने उसकी शुरुआत आज से की है। हम चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर का नज़ारा कि कैसा है, क्या क्या व्यवस्था की गई है। हालांकि पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करने की बात कही गई है कि जो भी यात्री आएंगे उनको अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद मास्क लगाना होगा, उसके बाद वो यात्री बस में बैठेंगे। ये भी कहा गया है कि बसों में जो जितनी सीटें हैं उतने यात्री बस के अंदर बैठेंगे। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जब जितने बस यात्री हैं, जितने सीटें हैं उतने लोग बैठेंगे, तो किस तरह से चीज़ों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। ये देखिए कोविड हेल्प डेस्क है, यहाँ पे स्क्रीनिंग मशीन लगाई गई है। लोग किट पहन के, सिर्फ जो शील्ड मास्क है उसको पहन के तैयार हैं कि जो भी यात्री आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी। क्या यहाँ पे स्कैनिंग होने के बाद में लोग जा रहे हैं? जी सर, यहाँ से स्कैनिंग होने के बाद अंदर हैंड वॉश होता है, हैंड वॉश के बाद अंदर जाते हैं। तो जितने लोग आ रहे हैं उनका मास्क भी देखा जाता है? हाँ, मास्क भी देखा जाता है सबका। यहाँ आएंगे, आने के बाद से यात्री यहाँ आएंगे, यहाँ पे उनकी थर्मल स्कैनिंग द्वारा टेम्परेचर से देखा जाएगा। उसके बाद अगर वो टेम्परेचर उनका नॉर्मल होगा तो उनको अनुमति होगी अंदर जाने के लिए। वहाँ वो हैंड सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद उनको बसों तक जाने का है और बस में जाके वो बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बस आलमबाग बस टर्मिनल है, जहाँ पूरी
व्यवस्था एक तरह से कहें कि चुस्त दुरुस्त है। डेस्क बनाया गया है। पहला फेज़ ये है, उसके बाद दूसरा फेज़ सैनिटाइज करने का, उसके बाद तीसरे में आप बस में बैठेंगे। बसों को भी सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है ताकि कहीं से कोई कोरोना का संक्रमण न हो और यात्री सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। मैं आलमबाग बस टर्मिनल पर खड़ा हूं, जो लखनऊ राजधानी का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। यहाँ से अंतर्राज्यीय बसें जाती हैं। साथ ही आज से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लॉकडाउन 5वें की जो शुरुआत हुई है उसमें बसें शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कई बसें तैयार हैं जाने के लिए। बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारे साथ एक यात्री हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? अकबरपुर जा रहे हैं सर। मास्क लगाइए। आज से सरकार ने सभी जिलों के लिए बसों को चलाने की शुरुआत की है। आप अकबरपुर जाएंगे तो ये यात्रा जो जिस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों से कहा गया मास्क लगाएं, आप मानते हैं कि ये जो खोला गया है उससे यात्रियों को सुविधा तो होगी, साथ ही साथ थोड़ी सी सुरक्षा को लिए भी चिंता है? नहीं, सुरक्षा के लिए बेशक चिंता है सर। जान है तो जहान है। नहीं, जैसे कि अगर लोग जितनी सीटें हैं उतना कहा गया जितनी सीटें होंगी उतने लोगों को अलाउ किया जाएगा। तो ऐसे में अगर पास लोग बैठेंगे तो संक्रमण होने का भी खतरा है। खतरा है। तो क्या अभी नहीं शुरू करना चाहिए था? अब सबका जो है इरादा था, अब सरकार का भी इरादा था। पब्लिक परेशान हो रही थी, खोलना जरूरी भी था। अब यही है कि सावधानी बरत के ही बरतना है, चलना पड़ेगा। ये हमारे साथ जो यात्री हैं उनका साफ कहना है कि बसें तो चलनी ज़रूरी थी, यात्रियों की ज़रूरत थी, बहुत कठिनाई हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा सुरक्षा को लेकर भी खतरा है। बसें शुरू हो गई हैं। 8 बजे से बसों के चलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बसें अब लगातार जाने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है और यात्रियों का पूरा डिटेल भी लिया जा रहा है। नाम, नंबर, कहाँ से आप आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये देखिए किस तरह से। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बोर्ड में पूरा नाम नोट किया गया है, पूरा इनका मोबाइल नंबर है। आप कहाँ जाएंगे? हम चालक हैं आप। तो देखिए चालकों का भी एक तरह से है, पूरी सूची है। ये बसों का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। बस पूरी तरह जब सैनिटाइज हो जाएंगे तब यात्रियों को इसमें जाने की अनुमति दी जाएगी। तो अपने ओर से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जो आज से अपनी बसों की सेवा शुरू कर चुका है, अंतर जनपदीय बसों का संचालन शुरू है, लेकिन सुरक्षित उपायों को, मानकों को अपनाते हुए। पहले गेट पे स्क्रीनिंग होती है, टेम्परेचर देखा जाता है, उसके बाद हाथों को सैनिटाइज करेगा यात्री, उसके बाद इस सैनिटाइज बस में आकर वो बैठते हैं। तो कुल मिला के शुरुआत हो गई है। अब देखना है कि क्या इसका असर कितना अच्छा, कितना सुरक्षित निकल के आता है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना संकट की आड़ में यूपी में घोटालेबाजों पर कार्रवाई भी रोक दी गई है। तभी सपा शासन के दौरान जल निगम में सहायक व अवर अभियंता और नैतिक लिपिक पदों पर हुई भर्ती में बड़े पैमाने पर की गई हेराफेरी पर मेहरबानी दिखाई जा रही है, जबकि इस घोटाले में 2 सैकड़ा से अधिक घोटालेबाजों पर एसआईटी को एफआईआर करानी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर जल निगम भर्ती घोटाले की जांच एसआईटी को योगी सरकार ने सौंपी थी। एसआईटी ने अप्रैल 2018 में पहली एफआईआर दर्ज की थी। तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान, तत्कालीन नगर विकास सचिव एसपी सिंह, जल निगम के पूर्व एमडी पीके आसुदानी व जल निगम के तत्कालीन मुख्य अभियंता अनिल खरे आरोपियों की फेरहिस्त में शामिल थे। 2 वर्षों की जांच के बाद सहायक व अवर अभियंता और नैतिक लिपिक भर्ती घोटाले के बड़े खिलाड़ियों को बेनकाब करने के साक्ष्य एसआईटी के हाथ लगे थे। इंटरव्यू के लिए गठित 7 बोर्ड्स के 35 सदस्यों की भी भूमिका सामने आई। एसआईटी की जांच में 175 भ्रष्टों की पूरी कारगुजारियां सामने आ गई। एसआईटी के एक अफसर के मुताबिक करीब 200 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ भर्ती घोटाले में एफआईआर होनी है। बसपा और समाजवादी पार्टी की सरकारों में जल निगम में बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया था। भर्तियों से लेकर तमाम ऐसी योजनाएं थीं जिनके जरिए अफसरों और नेताओं ने करोड़ों की हेराफेरी को अंजाम दिया। अब एसआईटी भर्ती घोटाले की जांच तो कर रही है, लेकिन हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग के बाद अभी तक एफआईआर न दर्ज कर बड़े घोटालेबाजों पर मेहरबानी की जा रही है।
जल निगम के फर्जीवाड़े के सहारे 1304 भर्तियां हुई थी। सभी भर्तियां योगी राज में निरस्त कर दी गई हैं। भर्ती परीक्षा आयोजित कराने वाली मेसर्स एपटेक लिमिटेड भी इस भर्ती घोटाले की अहम किरदार थी। लेकिन अभी तक भर्तियों में कराने के खर्च की वसूली नहीं किए जाने से अफसरों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एसआईटी और शासन के घोटालों में शामिल रहे अफसरों की जिम्मेदारी अब तक तय कर देनी चाहिए थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ यही नहीं, तत्कालीन सचिव एसपी सिंह भी घोटाले से अपनी गर्दन बचाने की नीयत से आज यूपी भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। अब जल निगम के सबसे बड़े भर्ती घोटाले में एसआईटी एफआईआर कब दर्ज करेगी, फिलहाल ये साफ नहीं है। जल निगम के सबसे बड़े भर्ती घोटाले में एफआईआर के खिलाफ इंजीनियरों ने ताल ठोकी थी और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की बात की थी। लगता है शासन इन इंजीनियरों के दबाव में आ गया है, या फिर जल निगम को लूटने वाले तत्कालीन सचिव एसपी सिंह अब सत्ताधारी पार्टी भाजपा के सदस्य बन चुके हैं। इसका सीधा अर्थ है कि कहीं ना कहीं बड़े रसूखदारों का दबाव भी शासन और सरकार पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। तभी अभी तक एसआईटी ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई सबसे बड़े भर्ती घोटाले पर नहीं की। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। यूपी में कोरोना की गलत जांच का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बावजूद प्रदेश में गलत जांच करने वाली निजी लैब्स पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ताजा मामला नोएडा का है, जहां स्वस्थ व्यक्तियों को कोरोना संक्रमित बता दिया गया। इससे पहले मेरठ, अयोध्या, रायबरेली, सीतापुर, बदायूं समेत कई शहरों में इस तरह का फर्जीवाड़ा पकड़ा जा चुका है। देश में कोरोना के मामले तो तेजी से बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग के मामलों में तेजी से फर्जीवाड़ा भी सामने नजर आ रहा है। खास तौर पर नोएडा में 8 स्वस्थ लोगों को कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया, जबकि सभी नेगेटिव थे। डीएम ने जब स्थानीय स्तर पर सरकारी मेडिकल कॉलेज में जांच कराई तो पूरी हकीकत निजी लैब की सामने आ गई। इसके बावजूद नोएडा जिला प्रशासन ने अभी तक इस प्राइवेट लैब के खिलाफ ना ही एफआईआर कराई है और ना ही शासन को कोई पत्र भेजा है। उत्तर प्रदेश में निजी लैब्स कोरोना टेस्टिंग में लगातार गड़बड़झाले को अंजाम दे रही हैं, क्योंकि इससे पहले पैथकाइंड लैब का फर्जीवाड़ा खुद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे ने पकड़ा था, जिसने अयोध्या, बहराइच, सीतापुर, रायबरेली समेत तमाम ऐसे लोगों को कोरोना पॉजिटिव करार दिया जो कहीं से भी कोरोना संक्रमित नहीं थे। बाद में जब सरकारी मेडिकल संस्थानों में इनकी जांच कराई गई तो ये सभी लोग निगेटिव निकले। स्वास्थ्य विभाग ने पैथकाइंड लैब के जांच करने पर रोक लगाई, लेकिन ना ही एफआईआर हुई और ना ही इस निजी लैब का लाइसेंस निरस्त किया गया। सिर्फ यही नहीं, मेरठ डीएम ने भी मॉडर्न लैब एवं डायग्नोस्टिक सेंटर का फर्जीवाड़ा पकड़ा, जिसने तमाम लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया था, जबकि मेरठ मेडिकल कॉलेज की जांच में ये सभी लोग कोरोना निगेटिव करार दिए गए। मेरठ डीएम ने हालांकि शासन को पत्र भी लिखा और लैब के जांच करने पर रोक लगाई, लेकिन यूपी सरकार ने अभी तक उत्तर प्रदेश में निजी लैब्स के द्वारा फर्जीवाड़े करने पर किसी के भी खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की है। जबकि देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और ऐसी लैब पर आईसीएमआर को भी शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि देश में निजी लैब्स को कोरोना जांच की मंजूरी देने का काम आईसीएमआर का है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 27 लैब सरकारी और निजी मिलाकर कोरोना की जांच कर रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से निजी लैब द्वारा लगातार कोरोना के मामलों की टेस्टिंग में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, वो निहायत ही शर्मनाक है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। अनलॉक लॉकडाउन 5 की शुरुआत आज से कई रियायतों के साथ हो गई है, जिसमें 200 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का संचालन रेलवे ने शुरू कर दिया है। यात्रियों को मास्क लगाकर यात्रा करनी होगी। स्टेशन पर स्क्रीनिंग भी की जाएगी। राजधानी लखनऊ में 3 ट्रेनों का संचालन होगा। रेल मंत्रालय ने आज 1 जून से 200 ट्रेनों को पूरे देश में चलाने का फैसला किया है। लखनऊ से 3 ट्रेनें रवाना होंगी। हालांकि अभी कोई ट्रेन दिल्ली से चल के लखनऊ नहीं आई है। ये पता चला है कि लखनऊ से 3 ट्रेनें रवाना होंगी। गोमती जा चुकी है, लखनऊ मेल और पुष्पक एक्सप्रेस भी जाएगी। कुछ यात्री भी हमारे साथ हैं जो जाने की तैयारी में, उनसे बात करेंगे। आज से अनलॉक लॉकडाउन 5वां शुरू हुआ है, लेकिन ट्रेनों को 200 ट्रेनें चलेंगी, बसों को भी खोला गया है। तो आप क्या समझते हो कि इससे यात्रा जहां सुगम होगा वहां सुरक्षित यात्रा रहेगी अगर इस तरह से खोला गया है? नहीं, सुरक्षित नहीं रहेगी। क्यों? ये बीमारी की वजह से नहीं हो रहेगी सुरक्षा। जैसे एक टाइम से खोल दिया जाएगा तो। आप कहाँ जाने के लिए आए? हम बस्ती जाने के लिए आए हैं सर।
इसी तरह कोई गाड़ी मिली? कोई गाड़ी नहीं मिली। इससे पहले भी आए थे, मैंने ऑनलाइन टिकट करवा दे, ऑनलाइन टिकट भी नहीं हुआ। तो आप मानते हो कि जैसे अगर बसों को खोला गया है कि एक बस दूसरे ज़िले में लखनऊ से जाएगी आएगी, ट्रेनों को भी 200 ट्रेनें चलाया गया है, ये कह के चलाया गया कि सभी यात्री सुरक्षित मास्क पहनेंगे, सभी लोग हाथ को सैनिटाइज करेंगे, तो इसके बाद भी खतरा है? इसके बाद तो नहीं खतरा होना चाहिए, नहीं, लेकिन सबको पालन करना चाहिए। सबको पालन करना चाहिए, बिल्कुल। तो ये यात्री हैं जो बस्ती जाने के लिए आए हैं, हालांकि वो बता रहे हैं कि ऑनलाइन टिकट बुक किया लेकिन बुक नहीं हो पाया। अब वो दूसरे साधन के जरिए वो बस्ती पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने आज से 200 नई ट्रेनों को चलाने का फैसला किया, उसमें आज शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ से गोमती दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है, रात 10 बजे लखनऊ मेल और शाम 7 बजे वो पुष्पक एक्सप्रेस मुंबई को जाएगी। अब देखना है कि आज से शुरू हुई रेल में यात्री कितने सुरक्षित तरीके से अपने अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। जो अपील और जो नॉर्म्स, जो गाइडलाइन बनाई गई है कि सबको स्क्रीनिंग होगी, सबको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद रेल में यात्रा करने की अनुमति होगी। अब इसका देखना है कि इसका परिणाम क्या होता है इस अनलॉक 5 को आज से खोलने का, जहां ट्रेनें चलेंगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे अंतर जनपदीय बसों को भी चलाने का फैसला किया है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। रामपुर के थाना शाहबाद क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित और शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां कोतवाली शाहबाद क्षेत्र के एक मोहल्ले में रिश्ते के चाचा ने अपनी 4 साल की मासूम भतीजी के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से है। यहाँ पर एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। घटना रामपुर के कोतवाली शाहबाद क्षेत्र की है। यहाँ पर एक मासूम के साथ उसके अपने ही चाचा ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। परिजनों का कहना है कि उनकी मासूम बेटी को खेलते समय उसका रिश्ते में लगने वाला चाचा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और मासूम को रोता बिलखता छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेजकर शाहबाद कोतवाली में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जगह जगह पर दबिश दे रही है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लड़की को डॉक्टरी के लिए भेज दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी उसी के घर का सदस्य है, उसका चाचा बताया जा रहा है। उसी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तार के प्रयास किए जा रहे हैं, उसी की गिरफ्तार कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।